हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे और इकोनॉमिक्स के रिवीजन के बाद लॉ में रिवीजन होगा और लॉ के रिवीजन में आज पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन होगा। लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। Introduction of Business Economics. Let us start with the revision of Chapter 1, Business Economics. Introduction of Business Economics. देखिए, जो भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको मोटे तौर पे एक्सप्लेन करेंगे। आप में से जिन बच्चों ने IRS के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, टेलीग्राम चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स और टेस्ट दोनों आते रहेंगे। द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी ट्रेस्ड टू एडम स्मिथ बुक on inquiry into the nature and causes of wealth of nations, published in the year 1776। इकोनॉमिक्स के ऊपर सबसे पहले एक ऑथेंटिक बुक 1776 में एडम स्मिथ ने पब्लिश किया था। हालांकि एडम स्मिथ के पब्लिश होने के पहले इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक अर्थशास्त्र के नाम से कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने, लेकिन उसकी एज सच कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। इसलिए इकोनॉमिक्स के बर्थ सर्टिफिकेट में एडम स्मिथ का नाम आ गया एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्टीड ऑफ कौटिल्य, चाणक्य। तो बर्थ सर्टिफिकेट में जिसका नाम है वही इकोनॉमिक्स का फादर है। कौन? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एट इट्स बर्थ, जिस समय इकोनॉमिक्स के ऊपर सब्जेक्ट लिखा गया था, इट वॉज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स हैज बीन डिफाइंड इन 4 डिफरेंट वेज। यह आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्कैरसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट्स में, ICI के मॉक टेस्ट में, इसलिए हमने इस टॉपिक को भी यहाँ पे इंक्लूड कराए। सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आया था वो वेल्थ के ऊपर बेस्ड डेफिनेशन था, और वेल्थ डेफिनेशन में एडम स्मिथ पायोनियर माने जाते हैं। वेल्थ डेफिनेशन, एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ, व्हिच मीन्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस। An inquiry into nature and causes of wealth of the nations। मतलब एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे उसमें वेल्थ के प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बातें होंगी। वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल ने दिया था। इसको नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे नॉर्मेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में हम फैक्ट को एज इट इज स्टडी करते हैं,
और नॉर्मेटिव जो अप्रोच है उसमें हम फैक्ट को एज इट शुड बी स्टडी करते हैं। देखिए चैट बॉक्स में मेरे पास मैसेजेज आ रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन रिवीजन। बाद में आप मेरे से कुछ भी रिक्वायरमेंट के लिए चैट कर सकते हो कि इसका पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई मटेरियल हमारे पास है तो पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा, सही है। आरटीपी के रूप में आपको इकोनॉमिक्स और बीसी के दोनों का एक पीडीएफ मिलेगा। सीए इंस्टीट्यूट से अकाउंट्स का आया है, लॉ का आया है, मैथ और इकोनॉमिक्स का नहीं आता। मैथ में ऐसे बहुत सारी संभावनाएं भी नहीं है, क्वेश्चंस हैं दिए हुए हैं, लेकिन आरटीपी के फॉर्म में ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। अभी केवल फोकस करिए इसको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में, और अननेसेसरी की चैटिंग नहीं। चैट बॉक्स में अननेसेसरी कुछ भी मत डालिए। कोई डाउट हो उसको पक्का डालिएगा। हाँ जी, तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या स्टडी करते हैं, व्हाट इज द फैक्ट एज इट इज, डिस्क्रिप्टिव होता है। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट as they ought to be, क्या है फैक्ट, पॉजिटिव साइंस, क्या होना चाहिए, सजेस्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव साइंस। तो मार्शल के डेफिनेशन को नॉर्मेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है क्योंकि मार्शल ने अपने डेफिनेशन में ये बताया था कि इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर के उस पार्ट की स्टडी करते हैं जिससे लोगों का वेलफेयर लेवल बढ़ता हो। हमें इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर के उस पार्ट की स्टडी करनी चाहिए जिससे लोगों का वेलफेयर लेवल बढ़ता हो। वेलफेयर डेफिनेशन, मार्शल डिफाइंड वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज attainment and use of material things. He defined economics in its normative aspect. Scarcity definition सबसे फेमस डेफिनेशन है, रॉबिन्स ने दिया था, प्रोफेसर लेनल रॉबिन्स। इन्होंने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव एस्पेक्ट में स्टडी किया था कि इकोनॉमिक्स में हम स्केर्स, लिमिटेड मीन्स रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स की स्टडी करते। रॉबिन्स emphasized that economics is a study of human behavior where there is a relationship between ends and scarce means. Ends refers to wants and scarce means मतलब limited resources, that the scarce means have alternative usage. He said economics is neutral between ends. आपके पास रिसोर्स है, उस रिसोर्स का आप कैसे यूज करते हो ये आपका चॉइस है। इकोनॉमिस्ट का काम सजेस्ट करना नहीं है, ऐसा रॉबिन्स ने कहा था। मतलब रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स के फैक्ट को एज इट इज स्टडी किया था। दैट्स व्हाई हिज डेफिनेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट। रॉबिन्स के डेफिनेशन को बेस मानते हुए उसके डीमेरिट्स को दूर करके प्रोफेसर सैमुअल्सन ने डेफिनेशन दिया। सैमुअल्सन के डेफिनेशन को मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। सैमुअल्सन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज मोस्ट comprehensive, relevant and accepted. The definition includes both aspects of economics, the distribution of limited resources and problem of economic development. रॉबिन्स के डेफिनेशन में लिमिटेड रिसोर्सेस की बात हुई थी। ये बात नहीं हुई थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसोर्सेस कैसे बढ़ता है। सैमुअल्सन ने अपने डेफिनेशन में टाइम के एस्पेक्ट को इंक्लूड करके रॉबिन्स के डेफिनेशन के डीमेरिट्स को दूर करके एक ज्यादा बेहतर डेफिनेशन दिया था। इकोनॉमिक्स
साइंस है या आर्ट है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि साइंस क्या होता है, फिर ये जानेंगे हम आर्ट क्या होता है, और फिर इकोनॉमिक्स को कंपेयर करेंगे। तो साइंस क्या है? सिस्टेमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which is dependent upon cause and effect relationship. Science studies about knowledge of the fact. Science knowledge देता है. Economics is science where various facts are systematically collected, classified and analyzed. Economics can be more appropriately be called as social science. Why so? Because it studies human behavior. Economics is a social science which subject matter is man, who cannot be controlled and predicted. इकोनॉमिक्स साइंस है लेकिन प्योर साइंस नहीं है, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि प्योर साइंस का लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल है। इकोनॉमिक्स के स्टडी का सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बिहेवियर है, जिसका लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर प्योर साइंसेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स कैन बी कंडक्टेड in a laboratory under controlled conditions. ह्यूमन बिहेवियर का लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि ह्यूमन बिहेवियर को फ्लास्क में डालेंगे, 100 डिग्री पे गर्म करेंगे। और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, टाइम टू टाइम वैरी करता है। तो इसका लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक्स साइंस है, प्योर साइंस नहीं है, इट्स अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, प्रैक्टिस ऑफ साइंस इज आर्ट। प्रैक्टिस ऑफ साइंस इज आर्ट। साइंस टीचेज अस टू नो, आर्ट टीचेज अस टू डू। जब इकोनॉमिक्स के नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम करते हैं, इट बिकम्स आर्ट। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट as it has several branches which gives practical direction to some economic problems of the society. तो आर्ट क्या है? प्रैक्टिस ऑफ साइंस है। नॉलेज का जब प्रैक्टिस आप करोगे, इट बिकम्स आर्ट। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस having both positive and normative science. Positive science मतलब which studies the fact as it is. Normative science मतलब which studies the fact as they ought to be. The role of an economist is not only to explain and explore, but also to admire and condemn. This role of an economist is essential for healthy and rapid growth of an economy. इकोनॉमिस्ट का काम केवल फैक्ट की स्टडी ही नहीं है। इकोनॉमिस्ट का काम उसको सही या गलत बताना भी है। रॉबिन्स ने कहा था कि भाई इकोनॉमिस्ट फैक्ट को एज इट इज स्टडी करेगा, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। लेकिन फैक्ट क्या है कि ऑन मेनी ओकेजन्स economist has to suggest what is good, what is bad, what should be done, what should not be done. This role of an economist, admire और condemn करने की जो बात है, this role of an economist is essential for healthy and rapid growth of an economy. Positive economics deals with what is, and normative economics deals with what ought to be. Positive economics क्या स्टडी करता है?
Positive economics deals with what is, and normative economics deals with what ought to be. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है, क्या सही है क्या गलत है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है, क्या है. मतलब ये हुआ कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव है, प्रॉब्लम का विवरण एक्सप्लेनेशन देता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये सजेस्ट करता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. मतलब इसमें वैल्यू जजमेंट होता है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ फैक्ट्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ एथिक्स. सही गलत की व्याख्या करता है, सही गलत का एक्सप्लेनेशन देता है. अब इकोनॉमिक्स के स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. इकोनॉमिक्स के स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. Microeconomics deals with the behavior of individual decision-making units such as consumers, resource owners. Micro is derived from the Greek word micros. Micro कहाँ से आया? माइक्रो कहाँ से आया? माइक्रोस. माइक्रोस से आया माइक्रो, और माइक्रो का मतलब स्मॉल. माइक्रो का मतलब स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल. माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टडी करते हैं पार्ट ऑफ द टोटल. और मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, मीनिंग लार्ज. मतलब स्टडी इन totality, study in entirety. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थियरी. मैक्रो इकोनॉमिक्स deals with aggregates such as national income, aggregate consumption. It is also called theory of income and employment. Both micro and macroeconomics are complementary and should be fully utilized for proper understanding of economics. क्यों? माइक्रो इंडिविजुअल को जोड़ते जाएंगे, एग्रीगेट करते जाएंगे तो क्या मिलेगा? मैक्रो. और मैक्रो को डिवाइड करते जाएंगे तो क्या मिलेगा? माइक्रो. सही है? मतलब ये हुआ कि स्टडी इन टोटलिटी, स्टडी इन एंटायरिटी इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल, स्टडी इन पार्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. जैसा कि हमने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थियरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं या प्राइस थियरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं. पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों? बिकॉज इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम विद द अजम्पशन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. एक इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम की बात करता है तो दूसरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसको कांस्टेंट मानता है.
एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की स्टडी करता है तो बाद बाकी फैक्टर को कांस्टेंट मानता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहते हैं, बिकॉज इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम इन ओवरऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। There are two methods of conducting an economic theory. ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन एक बार मॉक टेस्ट पेपर में पहली बार ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए हमने इसे यहां पे इंक्लूड करा है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। और डिडक्टिव मेथड क्या होता है? डिसेंडिंग। जैसे मान लो हमने कहा एक्स इज मॉर्टल, एक्स नासवान है, मिस्टर एक्स। मिस्टर वाई इज मॉर्टल, वाई भी मॉर्टल है, नासवान है। मिस्टर जेड इज मॉर्टल। अब इसके बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर ह्यूमन बीइंग, therefore human being is mortal। तो ये इंडक्टिव मेथड है। एक इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा इंडिविजुअल, उससे जनरल एनालिसिस। और मान लो हम ये कहें human being is mortal, human being is mortal, मनुष्य नासवान है, मैन इज मॉर्टल। अब इससे क्या कह रहे हैं? मिस्टर ए इज human being, therefore Mr. A is also mortal। तो ये कौन सा हो गया? डिडक्टिव मेथड हो गया। डिडक्टिव कैसे हो गया? इसमें हम क्या कर रहे हैं? जनरल स्टडी, ह्यूमन बीइंग से एक पे आ गए। तो भाई एक पे अप्लाई हुआ, सब पे अप्लाई होगा। एक, दूसरा, तीसरा, और वो तीनों एक जैसे हैं इसलिए सब पे अप्लाई हो रहा है। मतलब किसी पर्टिकुलर फैक्ट से जनरल एनालिसिस, तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव मेथड, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ाना। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? जनरल टू पर्टिकुलर। कहने का मतलब यह है, किसी बच्चे ने बोला है कि समझ में नहीं आया, देखो भाई, वन टू ऑल ये हुआ इंडक्टिव मेथड, और ऑल टू वन ये हुआ डिडक्टिव मेथड। सही है? यस सरन, बताइएगा।
अब जैसे मान लो आपका एग्जाम हुआ, यस सरन, आपका एग्जाम हुआ फाउंडेशन का, आप एग्जाम पास हो गए, आपने हमें पार्टी के लिए अपने घर पे बुलाया, अपने एरिया में। मान लो आप प्लेस एक्स पे रहते हो, मैं आपके यहाँ पार्टी के लिए जब जा रहा था तो रास्ते में देखा, आपके गली मोहल्ले की तरफ जब जा रहा था तो देखा एक आदमी बैठ के दारू पी रहा है। थोड़ा आगे गया, देखा 2-3 लोग बैठ के दारू पी रहे हैं। थोड़ा और आगे गया तो देखा टेंट सामियाना लगा हुआ है, दरी चादर बिछा हुआ है, 100-50 लोग बैठ के दारू पी रहे हैं। अब क्या हुआ भाई, इसे क्या कह सकते हैं? तो हमने उस एरिया में देखा, हमारा कंक्लूजन क्या है कि इस एरिया में रहने वाले सारे लोग दारू पीते हैं। यश सरन भी इस एरिया में रहता है, इसलिए यश सरन भी दारू पीता है। तो जनरल टू पर्टिकुलर, डिडक्टिव मेथड। मैं वापस लौट आया, आपके घर पे भी नहीं गया। आपने फोन किया कि सर क्या हुआ, आप पार्टी के लिए आए नहीं। हमने कहा क्या आते भाई, तुम्हारे यहाँ तो सब दारू पीते हैं। तो मैंने कंक्लूजन निकाला कि तुम्हारे एरिया में सब लोग दारू पीते हैं, तुम उस एरिया में रहते हो इसलिए तुम भी दारू पीते हो। डिडक्टिव मेथड है ये। बोला नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आप फिर से आओ। इस बार मैं थोड़ा दूसरे रास्ते से गया। यश सरन को तो पता था कि सर उसी रास्ते से आएंगे। इस बार मैं रास्ता बदल के गया। अब रास्ता बदल के जब गया तो देखा यश सरन बोतल लेके झूम रहा है। मैंने कंक्लूजन निकाला कि यश सरन प्लेस एक्स पे रहता है, यश सरन दारू पीता है, इसलिए प्लेस एक्स पे रहने वाले सारे लोग दारू पीते। अब ये क्या हुआ, 1 to all, इंडक्टिव मेथड। अब समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ जी। इन डिडक्टिव मेथड बहुत ज्यादा इनको फोकस नहीं करना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। इन डिडक्टिव मेथड the process of reasoning goes from general assumption to particular prediction, general to individual. It was adopted by classical economists and is simple. The method is more suitable when facts and data are not available. This method is also called abstract or priori method. In deductive method, the process of reasoning goes from particular facts to general theory. It was popular among modern economists and is more precise, realistic and scientific. The method is more suitable when facts and data are available. इंडक्टिव मेथड में जितना ज्यादा सैंपल होगा, मेथड के सही होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड दोनों साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंडक्टिव मेथड से जो आपका रिजल्ट आता है उसको डिडक्टिव मेथड से चेक करिए, डिडक्टिव मेथड से जो रिजल्ट आता है उसको इंडक्टिव मेथड से चेक करिए, फिर इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स आर नॉट अल्टरनेटिव टू ईच अदर, both the methods are needed for constructing an economic theory. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है भाई, ऑल्सो कंसिडर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक मिनट, हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स integrates the economic theory
एक मिनट. Business economics integrates the economic theory with business practice and relies on economic analysis in formulation of business policies. Business economics क्या करता है भाई? Integrates economic theory with business practice and relies on economic analysis in formulation of business policies. थियोरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करता है. थियोरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करता है. देखिए, नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करते हैं ये अजम्पशन पे बेस्ड होता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. जब इकोनॉमिक्स के थियोरी को प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, that is called business economics. While business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomic analysis has got an important role to play. बिजनेस इकोनॉमिक्स में मेनली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं. एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक सेलर कैसे डिसीजंस लेता है. इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या डिसीजन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. इट इज डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट. लेकिन आप एक इंडिविजुअल के रूप में सोचो कि क्या आपका डिसीजन ओवरऑल कंडीशन से अफेक्टेड नहीं होता है? ओवरऑल कंडीशन से आपका डिसीजन अफेक्टेड होता है. अभी ओवरऑल कंडीशन क्या है? कोरोना काल. अब कोरोना काल में देखो, हम लोग फेस टू फेस क्लास कराने वाले लोग ऑनलाइन मोड पे आए ना, तो हमारा इंडिविजुअल डिसीजन क्या था कि we have faith in face-to-face classes only, because face-to-face class is the best mode of giving result. ऑनलाइन क्लास अभी आप लोग कर रहे हो, देखो लाइव क्लास हमेशा एक व्यक्ति बैठ के देखते रहो, ठीक है? अपना नेटवर्क चेक, अपना नेटवर्क चेक करेंगे, ठीक है? लाइव क्लास यदि पॉज होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास यहां इंफॉर्मेशन, यहां लेकर के बैठ के देखो, हमारे पास यहां इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? लेकिन आपका नेटवर्क यदि प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको दिक्कत होगी. चेक योर नेटवर्क, हर्ष चौहान, ठीक है? हाँ जी. तो भाई हमने क्या कहा कि भाई हमारा इंडिविजुअल डिसीजन क्या था कि फेस टू फेस क्लास करानी है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन में चेंज आया, उसके कारण ऑनलाइन मोड पे हम आए. हमारा मानना था कि फेस टू फेस क्लास सबसे बढ़िया है, लेकिन क्या इस कोरोना काल में हम फेस टू फेस क्लास करा सकते थे? नहीं. तो ऑनलाइन मोड पे हमें आना पड़ा, और ऑनलाइन मोड रिजल्ट का बेस्ड मोड होता है अभी के हिसाब से. फैक्ट क्या है? अभी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, आपको पता है इसकी डिमेरिट्स क्या है. सारी डिमेरिट्स आपको अभी पता चल गई है, सही है? तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये अभी आपको पता चल चुका है. तो भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल, बट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स are also used in business economics because individuals are not living in vacuum. Individuals are not living in अंतरिक्ष. Individuals इसी पृथ्वी पे रहते हैं, और इस पृथ्वी पे होने वाले ओवरऑल कंडीशन मैक्रो इकोनॉमिक्स से उनका इंडिविजुअल डिसीजन अफेक्टेड होता है. इसलिए क्या कहते हैं भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस द एनवायरमेंट इन विच बिजनेस हैज टू फंक्शन.
तो आपके इंडिविजुअल बिजनेस के डिसीजंस, ओवरऑल कंडीशंस अफेक्टेड होंगे या नहीं? चेक योर नेटवर्क, चेक योर नेटवर्क, किशन कृष्ण कुमार, चेक योर नेटवर्क, वीडियो इज ओके, बिकॉज लैपटॉप पे भी देखने के लिए बोलो, साइमल्टेनियसली लैपटॉप पे भी देखते रहेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है भाई? नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव है मतलब इट स्टडीज द फैक्ट एज दे ऑट टू बी। हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, कंज्यूमर को अपने पैसे कैसे खर्च करने चाहिए, प्रोड्यूसर को अपने रिसोर्स कैसे यूज करने चाहिए ताकि उसका पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम हो, which is interdisciplinary and pragmatic in approach. बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन साइंस, मैथमेटिक्स, कॉस्टिंग, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट, टूल्स, टेक्निक्स भी इसमें यूज होते हैं। और प्रैग्मेटिक है मतलब प्रैक्टिकल है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इश्यूज टू विच इकोनॉमिक थियरीज कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड, नेमली माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, आपका अपना इंडिविजुअल का, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। अब जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मेनली कंसर्न किससे है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से, लेकिन इसमें मैक्रो इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जनरल इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने इंडिविजुअल डिसीजंस लेने होते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेक्स यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस सच एज demand analysis and forecasting, production and cost analysis, inventory management, market structure and pricing policies, resource allocation, theory of capital and investment decisions, profit analysis, risk and uncertainty analysis. सही है? Business economics also considered macroeconomics. क्यों? बार बार मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स आर नॉट वर्किंग इन वैक्यूम। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स आर वर्किंग इन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटल कंडीशन, जनरल कंडीशन, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिविजुअल डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो considers macroeconomics related to economic system, business cycle, national income, employment, prices, savings and investment, government's economic policies, working of financial sector and capital market. यूनिट 2 की तरफ चलते हैं अब, चैप्टर 1 के यूनिट 2 की तरफ। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम का रीजन क्या है? किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम का रीजन क्या है? तो किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम का रीजन है लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, resources are capable of alternative usage and wants can be distinguished into more urgent and less urgent wants. भाई रिसोर्सेस अनलिमिटेड होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, वांट्स लिमिटेड होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस का डिफाइंड यूज होता है कि दिस रिसोर्स विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस ओनली, तब भी प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा चलो, रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, सारे वांट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के होते तब भी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रोराटा फॉलो करते। लेकिन प्रॉब्लम का रीजन क्या है?
प्रॉब्लम का रीजन है कि वांट्स अनलिमिटेड है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू मोर अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट वांट्स. रिसोर्सेस आर limited and capable of alternative usage. Therefore, we have to make the choice what to produce, how to produce, for whom to produce, and what should be done for economic growth. सही है? Business economics considers both aspects of micro and macroeconomics. It is more based upon microeconomic analysis, but also considers macroeconomic conditions. प्रेम कुमार जी, प्रेम चोपड़ा जी नहीं, प्रेम कुमार जी, अभी ध्यान दीजिए क्या कहा, बिजनेस इकोनॉमिक्स मेक्स यूज ऑफ, मोस्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स में किसका यूज होता है भाई, मेक्स यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. लेकिन अगले पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कंसिडर्स, सही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो दोनों. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में क्या है भाई, is the problem of choice or the problem of economizing. Best use, most efficient utilization of resources. हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि रिसोर्सेस का मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो. कई बच्चों ने ग्रुप में क्वेश्चन डाला हुआ था, मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा तो क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा. इसको कहते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ आउटपुट व्हिच रिजल्ट्स इन मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट. ऐसा प्लांट जिसके एवरेज टोटल कॉस्ट करके मिनिमम पॉइंट पे आप काम करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिमम प्लांट. उस लेवल ऑफ आउटपुट को कहते हैं ऑप्टिमम आउटपुट, और वहां रिसोर्सेस का मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे होगा ये सजेस्ट करता है. तो इकोनॉमिक्स में जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या है भाई, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है. रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज है, वांट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू मोर अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट वांट्स. और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग, द मेन कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम आर, क्या मेन कॉजेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस. The central problem of economy are further subdivided into 4 parts. 4 पार्ट में डिवाइड किया है. What to produce and how much to produce. क्या बनाना है और किस प्रोडक्ट का कितना यूनिट बनाना है. What and how. What and how much. मतलब मशीन कितना बनाना है, टेलीविजन कितना बनाना है, कपड़े कितने बनाने हैं, जूते कितने बनाने. तो कपड़े और जूते, व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना कितना, हाउ मच टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा. आपके पास लेबर ज्यादा है, सस्ता है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होना चाहिए. आपके पास कैपिटल ज्यादा है, लेबर की कमी है, कैपिटल सस्ता है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होनी चाहिए. मतलब आपका जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होगा लेबर पे ज्यादा बेस्ड होगा, कैपिटल पे ज्यादा बेस्ड होगा. ये चॉइस डिपेंड करेगा किस बात पे, लेबर और कैपिटल की संख्या आपके पास कितनी है, उसका रिलेटिव प्राइस क्या है. फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट शुड बी डन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. आप पूरा का पूरा रिसोर्स अभी कंज्यूम कर जाओगे,
तो फ्यूचर में क्या होगा? आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाना है ना। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये हम नहीं देखेंगे, किसी भी तरह से नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने एक्सक्लूसिवली इसके लिए पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि ये नहीं है, तो इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सिस्टम: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म क्या है भाई? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मार्केट मैकेनिज्म या प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा सॉल्व होता है। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, क्वेश्चन आया भाई, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स वर्सेस प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स रिलेट्स टू द यूज ऑफ व्हिच सेंट्रल प्रॉब्लम? कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम को डील करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी हमने क्या कहा कि सारा का सारा रिसोर्स आप केवल और केवल कंज्यूमर गुड्स पे लगा देंगे तो फ्यूचर के लिए आपके पास क्या बचेगा? फ्यूचर में प्रोडक्शन कैसे होगा? ठीक है, हाँ जी। द सिस्टम कैपिटलिज्म इज द सिस्टम दैट एडवोकेट्स प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। In the capitalistic economy, prices are determined by market forces of demand and supply. Market mechanism, price mechanism solves the central economic problem. The only aim is profit maximization, and the consumers are free to consume whatever they like. कंज्यूमर के पास फ्रीडम है, कंज्यूमर सोवरेनिटी है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपने रिसोर्सेस का यूज कर सकता है। प्रेम कुमार जी, इन्होंने कहा कि होम टू प्रोड्यूस भी हो सकता है, एकदम नहीं होगा होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस है डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोड्यूस आपने किया है उसको किस में बांटना है। क्वेश्चन में क्या कहा है? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है कि पूरा का पूरा रिसोर्स आप कंज्यूमर गुड्स पे लगा देंगे तो कैपिटल गुड्स के लिए क्या बचेगा? तो सेविंग्स, सो दैट फ्यूचर ग्रोथ कैन बी मेंटेन्ड। हाँ जी। कैपिटलिज्म इट हैज फेथ इन लिसेज फेयर पॉलिसी। लिसेज फेयर पॉलिसी मतलब लिस्ट इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता, सरकार कम से कम पॉलिसी मेजर्स के जरिए इंटरफेयर करती है, डायरेक्टली इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करती। पॉलिसी मेजर्स जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, डायरेक्ट इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होता। Socialism is the system where government or public sector owns factors of production. सारा का सारा फैक्टर किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट डिसाइड करती है सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज एंड द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सॉल्व सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। द एम इज टू मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यहां पे क्या एम है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहां पे क्या एम है? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। एंड द कंज्यूमर्स कैन कंज्यूम ओनली दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब यहां कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं है,
कंज्यूमर की स्वतंत्रता नहीं है। यहां पे क्या है, कैपिटलिज्म में कंज्यूमर अनक्राउंड किंग है, बेताज बादशाह है। कंज्यूमर बेताज बादशाह है। बट सर फिर व्हाट टू प्रोड्यूस में भी कैपिटल वर्सेस कैपिटल गुड्स की ही तो प्रॉब्लम होती है। नहीं है भैया, व्हाट टू प्रोड्यूस में आपके पास प्रोड्यूस करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से क्या प्रोड्यूस करना है, कितने जूते, कितने कपड़े, कितने मशीन। वहां पे गुड्स को कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है। तो भाई कैपिटलिज्म में कंज्यूमर की सॉवरेनिटी है, कंपटीशन है, प्रॉफिट मोटिव है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट है। कंज्यूमर जो चाहता है, अनक्राउंड किंग है, प्रोड्यूसर प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो कंज्यूमर के चॉइस के अकॉर्डिंग ही बनाएगा। ठीक है। यहां पे सरकार जो चाहेगी वही होगा। प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वेलफेयर मोटिव है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ओनरशिप है, स्टेट ओनरशिप है। कंपटीशन नहीं है। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, ये कोशिश है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के मेरिट को इंक्लूड करा जाए और दोनों के डीमेरिट को एक्सक्लूड करा जाए। इसमें क्या होगा भाई, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट साइड बाय साइड। तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म का रोल होगा, और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होगी। बोथ प्राइस मैकेनिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सॉल्व सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो शायद ही कोई कंट्री प्योर सोशलिस्टिक का एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, एक टोटलिटेरियन इकोनॉमी है, डिक्टेटरशिप है वहां। चाइना, क्यूबा के बारे में कहा जाता है, लेकिन चाइना और क्यूबा में भी ग्रेजुअली प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई है। आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड की हर इकोनॉमी एक पॉइंट के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी है। अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, जापान, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, लेकिन सरकार का वहां इंडिकेटिव रोल है। सरकार पॉलिसी मेजर्स के जरिए इंटरफेयर करती है मार्केट में, डायरेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है। ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म होता है, क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, क्वेश्चन के पीछे नहीं। क्वेश्चन तो झक मार के बनेगा। प्राइस मैकेनिज्म कहां है भाई, कैपिटलिज्म में, और प्राइस मैकेनिज्म कहां है, मिक्स्ड इकोनॉमी में। प्राइस मैकेनिज्म मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या कहा हमने, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, और प्राइवेट सेक्टर में प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म, और कैपिटलिज्म में तो है ही। सही है भाई। तो दिस वाज all about chapter number 1. We will start a revision of chapter 2 in 10 minutes. Have a break of 10 minutes. क्योंकि थोड़ा हाई इंटेंसिटी वाली क्लास होती है, तो 10 मिनट में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।